हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर MP शर्मा। आज शुरू कर रहे हैं अपन एक नया टॉपिक, एंजाइम्स। बहुत महत्वपूर्ण है और बात यहाँ से शुरू करते हैं अपन कि सजीव और निर्जीव में क्या भेद है। सजीव किनको कहते हैं, निर्जीव किनको कहते हैं। तो जिनमें जीव द्रव्य है उनको सजीव कहते हैं और जिनमें जीव द्रव्य नहीं है उनको निर्जीव कहते हैं। फिर प्रश्न ये बन जाएगा कि जीव द्रव्य किसको कहते हैं। तो जिसमें जैविक क्रियाएं हैं वो जीव द्रव्य है और जैविक क्रियाओं में सबसे इंपॉर्टेंट है वो उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो जीव द्रव्य है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, जैविक क्रियाओं के लिए चाहिए एंजाइम्स। तो यानी जिसमें एंजाइम्स हैं, ऐसा सिस्टम जिसमें एंजाइम्स हैं वो सजीवों का है। तो इस प्रकार से सारी जैविक क्रियाएं एंजाइम्स की सहायता से पूरी होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन। और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि एक वीडियो बनाते हैं इसका तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए अपन ने रुचिकर बना रहे और जब भी समय मिले हमारे को हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहें, हमारा इंटरेस्ट बना रहे। इसके लिए इस पूरे टॉपिक को 5 वीडियोज में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 में पढ़ेंगे अपन सामान्य विशेषताएं, एंजाइम्स की सामान्य विशेषताएं। पार्ट 2 में पढ़ेंगे अपन आइसो एंजाइम्स किनको कहते हैं, आइसो एंजाइम्स। पार्ट 3 में पढ़ेंगे अपन कि इनका 4 डिजिट नोमेनक्लेचर, 4 डिजिट नोमेनक्लेचर, 4 अंकों का नामांकन इनका, 4 डिजिट नोमेनक्लेचर जो अब लेटेस्ट है इनका, वो तो क्या है कुछ उदाहरणों के साथ पढ़ेंगे और उसमें भी क्या क्या कमियां अभी तक महसूस की जाती हैं। फिर नेक्स्ट है क्रिया की दर किस किस पर निर्भर करती है, जैसे तापक्रम पर, जैसे pH पर, जैसे आयनों की सांद्रता पर, जैसे सबस्ट्रेट के ऊपर या एंजाइम की कंसंट्रेशन के ऊपर। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कारक हैं जिन पर एंजाइम की क्रिया की दर निर्भर करती है। तो एक सेपरेट वीडियो इसका है और एक है क्रियाओं के अवरोध, यानी एंजाइम्स की एक्टिविटी का इनहिबिशन। एक कॉम्पिटिटिव होता है, एक नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। और इसी वीडियो में आखिर में है कि किस तरह से सक्रियण एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और एंजाइम किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके क्रिया की दर को बहुत ज़्यादा कर देते हैं। इस प्रकार ये 5 वीडियो हैं इस पूरे टॉपिक के। और अब एक बात मैं आपको याद दिला दूं, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बात अपन इतिहास से शुरू करते हैं और इतिहास में पहले अपन नाम की बात शुरू कर रहे हैं। ये 2 शब्दों से बना है, एन का मतलब इन और जाइम का मतलब ईस्ट या खमीर। खमीर में खोजे गए इसलिए इनको एंजाइम नाम दिया। बुकनर ने, बात शुरू होती है बुकनर से, और बुकनर ने खमीर में जाइमेज एंजाइम को खोजा, जाइमेज का शुद्ध रूप प्राप्त किया। तो सबसे पहले खोजा गया एंजाइम जाइमेज है। फिर समनर ने एंजाइम प्रोटीन से बने हुए ये बात बताई। समनर ने कहा कि एंजाइम, सारे एंजाइम प्रोटीन के बने हुए हैं। हालांकि इस बात में अब अपवाद है, अपन जानते हैं कि RNA भी एंजाइम का काम करता है, तो अपवाद तो है, लेकिन फिर भी अधिकांश एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। और यूरिएज का शुद्ध रूप प्राप्त किया समनर ने। फिर नाम आता है कोहने का, और ये भी इंपॉर्टेंट बात की इन्होंने कि एक तो ये एंजाइम शब्द दिया इन्होंने, एंजाइम शब्द कोहने के द्वारा दिया हुआ है। और दूसरा, प्रत्येक एंजाइम का एक खास सबस्ट्रेट होता है, यानी एक वो मॉलिक्यूल होता है, एक वह पदार्थ होता है जिस पर एंजाइम काम करता है। तो जिस पर एंजाइम काम करता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं और हिंदी में उसको क्रियाधार कहते हैं। तो हर एंजाइम का एक क्रियाधार होता है और क्रियाधार का एक विशेष एंजाइम होता है। ये जोड़ी होती है, उसको लोकेंड की कहते हैं। लोकेंड की, एक खास एंजाइम, उसका एक खास सबस्ट्रेट, एक खास सबस्ट्रेट, उसका एक खास एंजाइम। सारे के सारे एंजाइम जल में घुलनशील हैं और क्रिया के अंत में बचे रहते हैं। जिस तरह से कैटलिस्ट, जिस तरह से उत्प्रेरक क्रिया के अंत में बचे रहते हैं, उस तरह से एंजाइम भी क्रिया के अंत में बचे रहते हैं। तो एंजाइम को बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो कैटलिस्ट, जैविक क्रियाओं के उत्प्रेरक। एंजाइम काम किस तरह से करते हैं, इसके 2 मॉडल, 2 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत दिया फिशर ने, ये लोकेंड की तालाकुंजी सिद्धांत कहलाता है। खास ताले की जिस तरह से खास चाबी होती है, उसी तरह से खास सबस्ट्रेट का खास एंजाइम होता है। कोस्टलैंड ने एक और सिद्धांत दिया जिसको इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं, कि किसी खास मॉलिक्यूल की उपस्थिति में एंजाइम में
कुछ इस तरह के परिवर्तन होते हैं कि उसमें एक और सक्रिय स्थान बन जाता है। इन दोनों को समझेंगे अपन विस्तार से आगे। फिर एंजाइम का एक क्लासिफिकेशन है कि क्या एंजाइम में कोई और चीज भी है या केवल प्रोटीन ही है। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, ये बात सही है, लेकिन क्या प्रोटीन ही होती है उनमें? तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनमें केवल प्रोटीन होती है, प्रोटीन के अलावा कुछ नहीं होता। और ऐसे एंजाइम को सिंपल एंजाइम या सरल एंजाइम कहते हैं, जिनमें ए प्रोटीन भाग नहीं होता, वो सिंपल एंजाइम है, सरल एंजाइम है। उदाहरण है इसका ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, हमारी आंत में प्रोटीन का पाचन करने के लिए जो एंजाइम स्रावित होते हैं वो। इनकी तुलना में दूसरा भाग है उस तरह के एंजाइम जिनमें प्रोटीन के साथ साथ ए प्रोटीन भाग भी है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। इनको अपन कॉन्जुगेटेड या होलो एंजाइम कहते हैं। और इनके प्रोटीन पार्ट को, ये जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, उनके प्रोटीन पार्ट को तो कहते हैं एपोएंजाइम, और जिनका ए प्रोटीन भाग है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, उसको कहते हैं अपन कोफैक्टर या सहकारक। और दोनों मिलकर कहलाते हैं होलो एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में या होलो एंजाइम्स में अपन ने कोफैक्टर्स की बात की है। और कोफैक्टर्स कितनी तरह के हैं समझते हैं अपन, सहकारक कितनी तरह के हैं। तो एक तो है इनमें प्रोस्थेटिक समूह, और ये कार्बनिक पदार्थ हैं जो स्थायी रूप से जुड़े रहते हैं प्रोटीन के साथ में, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, अलग नहीं हो सकते, हमेशा जुड़े रहते हैं, चाहे काम कर रहे हो चाहे काम नहीं कर रहे हो। और इनके दो उदाहरण से समझते हैं अपन, जैसे पेरोक्सिडेज के साथ में हीम होता है, और इसी तरह से सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, उसके साथ में एफएडी जुड़ा रहता है, स्थायी रूप से जुड़ा रहता है। फिर दूसरे प्रकार के कोफैक्टर कहलाते हैं कोएंजाइम। तो सारे कोएंजाइम कोफैक्टर होते हैं, लेकिन सारे कोफैक्टर कोएंजाइम नहीं होते हैं, ये ध्यान में रखने की बात है। कोफैक्टर का एक प्रकार है कोएंजाइम। तो कोफैक्टर तो बड़ा ग्रुप है, कोएंजाइम छोटा ग्रुप है। कोएंजाइम सम्मिलित है कोफैक्टर्स में। तो कोएंजाइम किनको कहते हैं? ये भी कार्बनिक पदार्थ हैं, और ये क्रिया के समय जुड़ते हैं। केवल कोई लेन देन होता है, जैसे एंजाइम को कोई चीज चाहिए तो ये देते हैं, या एंजाइम सबस्ट्रेट में से कोई चीज निकालता है तो उसको ग्रहण कर लेते हैं, एंजाइम की सहायता करते हैं, इसलिए उनको सहकारक कहते हैं। जैसे अपन ने विटामिन पढ़े हैं, तो बहुत सारे विटामिन काम करते हैं सहकारक का, ये भी पढ़ा है अपन ने। एक उदाहरण से अपन समझने का प्रयास करते हैं। जैसे विटामिन B3 से नियासिन से बनते हैं, निकोटिनिक एसिड से बनते हैं, निकोटिनेमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसको कोएंजाइम फर्स्ट कहते हैं, अपन ने वहाँ समझा है इसको। और इसी तरह से NADP निकोटिनेमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसको कोएंजाइम सेकंड कहते हैं। कोएंजाइम फर्स्ट और कोएंजाइम सेकंड, ये इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स हैं। कोफैक्टर्स का तीसरा ग्रुप मेटेलिक आयंस, धात्विक आयन। और अपन जानते हैं हमारे को भोजन में बहुत सारे खनिज लवण चाहिए, चाहे वो सूक्ष्म मात्रा में ही चाहिए, और उनकी कमी से भी रोग होते हैं। तो ये धात्विक आयन भी कोफैक्टर्स का काम करते हैं, और ये भी दो प्रकार से काम करते हैं, और इसके आधार पर एंजाइम के नाम भी अलग रख दिए गए हैं। तो पहला तो इनमें मेटेलो एंजाइम, वो एंजाइम जिनके साथ मेटल स्थायी रूप से जुड़ा हुआ है, उनको मेटेलो एंजाइम कहते हैं। उनका पार्ट है मेटल, उनका पार्ट है। और इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ में जिंक हमेशा जुड़ा रहता है, जैसे आर्जिनेज के साथ में Mn हमेशा जुड़ा रहता है, जैसे टायरोसिनेज के साथ में कॉपर जुड़ा रहता है, जैसे काइनेज के साथ में मैग्नीशियम हमेशा जुड़ा रहता है, और इस तरह से जेंथिन ऑक्सीडेज के साथ में मोलिब्डेनम हमेशा जुड़ा रहता है। तो वो एंजाइम जिनके साथ में मेटल हमेशा जुड़ा रहता है वो तो मेटेलो एंजाइम्स हैं। और दूसरे जो क्रिया के समय चाहिए उनको मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम कहते हैं। मेटल एक्टिवेटेड यानी मेटल के द्वारा सक्रिय होंगे वो। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है एटीपीएज। एटीपीएज जो एटीपी को तोड़कर हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, वो एंजाइम एटीपीएज, उसके साथ में पोटेशियम जुड़ता है तब वो काम करता है। लेकिन कब जुड़ता है? वो केवल क्रिया के समय ही जुड़ता है। इस प्रकार तीसरे प्रकार के कोफैक्टर्स वो धात्विक आयन। अब अपन एंजाइम्स की कुछ और टर्म्स को समझते हैं जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और उनमें एक है जाइमोजन। जाइमोजन का मतलब एंजाइम का निष्क्रिय रूप जाइमोजन कहलाता है। जैसे अपन ने पढ़ा है लाइसोसोम के अंदर एंजाइम संग्रहित होते हैं, यदि वो सक्रिय हों तो लाइसोसोम को ही पचा देंगे। लेकिन वो कब सक्रिय होते हैं? जब माध्यम अम्लीय होता है तो सक्रिय होते हैं। तो लाइसोसोम में जितने एंजाइम संग्रहित होते हैं वो सारे के सारे जाइमोजन होते हैं। और एक और बढ़िया एग्जाम्पल है, पेप्सिनोजन निकलता है हमारे आमाशय में। ग्रंथिल कोशिकाएं पेप्सिनोजन निकालती हैं जो जाइमोजन है, और ये जब अम्ल के संपर्क में आता है
H आयन के संपर्क में आता है अम्लीय माध्यम में, ये सक्रिय होकर पेप्सिन में बदल जाता है। तो ये तो एंजाइम है और ये ज़ाइमोजन है। नेक्स्ट पॉइंट है एंडो एंजाइम। वो एंजाइम जो कोशिका में रहते हुए काम करते हैं, बाहर नहीं निकलते। जैसे ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम। ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में होती है। कोशिका का तरल भाग साइटोसोल कहलाता है, साइटोप्लाज्म नहीं। कोशिका का तरल भाग जिसके अंदर कोशिकांग होते हैं वो तरल भाग साइटोसोल कहलाता है और उसके अंदर होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम। तो ये सारे एंजाइम एंडो एंजाइम का उदाहरण है। इसके विपरीत अपन एक्सो एंजाइम को समझें। एंजाइम जो कोशिका के बाहर निकल के काम करते हैं, जैसे पाचक ग्रंथियों से आहार नाल में एंजाइम निकाले जाते हैं भोजन के पाचन के लिए। कहाँ काम करते हैं? वो गुहा में काम करते हैं, तो कोशिकाओं से बाहर निकल के काम करते हैं। तुम्हारे पाचन तंत्र के सारे एंजाइम एक्सो एंजाइम कहलाते हैं। फिर एक है एंटी एंजाइम, जो एंजाइम के विपरीत काम करते हैं। ऐसे पदार्थों को एंटी एंजाइम कहते हैं। जैसे आहार नाल के अंदर परजीवी रहते हैं और इन परजीवियों का पाचन नहीं हो पाता है एंजाइम के द्वारा भी, क्योंकि इनकी त्वचा पर कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो एंजाइम को काम नहीं करने देते, जो परजीवियों को बचाते हैं। इन पदार्थों को एंटी एंजाइम कहते हैं। अब अपन काइनेज को समझते हैं। काइनेज उन एंजाइम्स को कहते हैं जो उच्च ऊर्जा के फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप। उसके अंदर ग्लूकोज से फॉस्फेट जोड़ा जाता है, लिया जाता है ये एटीपी से, जोड़ा जाता है ग्लूकोज में छठे कार्बन पर, और एंजाइम का नाम है हेक्सोज काइनेज। फिर दूसरे स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है और इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फिर एक एटीपी से फॉस्फेट लेकर जोड़ा जाता है और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनेगा, फॉस्फेट लिया जाएगा एटीपी से और एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोहेक्सोज काइनेज। इस प्रकार एक मॉलिक्यूल से लिया जाता है, दूसरे मॉलिक्यूल में जोड़ा जाता है उच्च ऊर्जा का फॉस्फेट। इसकी तुलना में समझते अपन म्यूटेज में फंक्शनल ग्रुप उसी मॉलिक्यूल में एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर जोड़ा जाता है। मॉलिक्यूल नहीं बदलता, केवल उसका स्थान बदलता है। जैसे अपन यहाँ जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें फॉस्फेट ही है जिसका स्थान परिवर्तित हो रहा है और ये भी ग्लाइकोलाइसिस का ही एक स्टेप है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है, यानी कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 पर बदल दिया इस उच्च ऊर्जा के फॉस्फेट को, और ये क्रिया कराने वाला एंजाइम कहलाएगा म्यूटेज। अब अपन एंजाइम के काम करने के तरीके को समझते हैं, उसकी क्रियाविधि को समझते हैं। और ये क्रियाविधि निहित है एंजाइम के खास तरह के स्ट्रक्चर में। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में, प्राथमिक संरचना में अमीनो अम्लों की एक श्रृंखला है। इसका ये पहला अमीनो अम्ल है, इसका NH2 फ्री है। ये आखिरी अमीनो अम्ल है, इसका COH फ्री है। और बाकी के सारे अमीनो अम्लों के अमीनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बना देते हैं। तो जितने अमीनो अम्ल हैं उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे। अब इन अमीनो अम्लों में R और होती है, एक साइड चेन और होती है, और उस R पर अलग अलग तरह की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। उसकी R की विशेषता अलग अलग तरह की है, वो बड़ी है या छोटी है, वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, उसके अंदर सल्फर है या नहीं है, उसके अंदर एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या उसके अंदर एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप है या एक्स्ट्रा एल्कोहलिक ग्रुप है, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। और इनके कारण इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है इन अमीनो अम्लों की। और पहला काम तो क्या होता है कि इस R के कारण ये प्रोटीन की श्रृंखला खास तरह से सिमटती है, क्योंकि श्रृंखलाएं काम नहीं करेंगी, वो तो उसका 3D मॉलिक्यूल बनेगा, वो काम करेगा, जंजीर थोड़ी काम करेगी, उसका तो एक 3D त्रिविमीय आकार बनेगा, वो काम करेगा। और खास तरह की प्रोटीन श्रृंखला अमीनो अम्लों की वो खास तरह की त्रिविमीय संरचना में बदलती है। अब ये खास तरह की वो बदल तो गई, लेकिन ये संरचना और बदलती है खास अवस्थाओं में, और उन अवस्थाओं में है तापक्रम, उसके अंदर है pH, उसके अंदर दूसरे धात्विक आयनों की उपस्थिति, और कोई नया बॉन्ड बने
या कोई पुराना बॉन्ड टूटे, जो बना हुआ है वो टूटे, इन सब बातों पर निर्भर करती है। जैसे मान लें ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है और ये सिमटा हुआ है, ये 3D स्ट्रक्चर है इसका, ऐसा नहीं होता लेकिन ये मान लें 3D स्ट्रक्चर है और इसको काम करने के लिए खास तरह का आयन चाहिए। मान लो इसको खास तरह का आयन कॉपर चाहिए, तो बिना कॉपर के तो ऐसा है, लेकिन जैसे ही इसमें यहाँ कॉपर जुड़ता है इससे, तो यहाँ पर एक्टिव साइट डेवलप हो जाती है, यहाँ की संरचना बदलती है और यहाँ बदलने से अब ये खास तरह के सबस्ट्रेट से जुड़ सकता है और इससे जोड़ के इसको तोड़ देगा। मान लो ये ए सबस्ट्रेट है और ए से A1 और A2 ये दो बन जाएंगे, ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। लेकिन कब? जब ये आयन होगा तो, या यहाँ इसकी खास pH होगी तो, या इसका कोई खास टेम्परेचर होगा तो, इन परिस्थितियों में इस मॉलिक्यूल की संरचना बदलती है और एक्टिव साइट नई बन जाती है। और मान लो ये एक्टिव साइट बनी हुई है और इसका टेम्परेचर भी सही है और अब इसमें टेम्परेचर बदल दिया, ये कॉपर तो जुड़ गया लेकिन अब इसका pH बदल दिया जैसे अपन ने, तो pH बदलने के साथ में कॉपर जुड़े होने के बाद भी ये एक्टिव साइट सही नहीं रही और ये सबस्ट्रेट से नहीं जुड़ेगी तो काम नहीं करेगा। ये प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर इतना विशिष्ट होता है और इतनी सारी बातों पर निर्भर करता है और ये 3D स्ट्रक्चर ही काम का उसका स्ट्रक्चर है, काम का रूप है। तो प्रोटीन में एक जगह बनाया हुआ कोई नया बॉन्ड या पहले से बना हुआ कोई बॉन्ड उसका टूटना या किसी खास आयन की उपस्थिति या खास pH या खास टेम्परेचर, ये सब बातें प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को बदलती हैं, उससे काम करवाती हैं या उससे काम नहीं करने देती। अब इसके आधार पर ये दो चीज़ों को समझेंगे। अब एंजाइम की बात करते हैं, दो पॉइंट समझेंगे, एक तो लोकेंकी सिद्धांत और एक इंड्यूस्ड फिट सिद्धांत। तो ये कोई एंजाइम है जिसके अंदर एक्टिव साइट बनी हुई है, यानी जो आयन चाहिए वो भी है और जो टेम्परेचर चाहिए वो भी है, जो pH चाहिए वो भी है। और इसमें दो एक्टिव साइट है, एक A के लिए है, एक B के लिए है और ख़ास तरह की साइट है, यहाँ पर दूसरा नहीं जुड़ सकता, यहाँ पर ये जुड़ सकते हैं, लोकेंट की तरह से है ये। तो यहाँ पर ये दोनों जुड़ गए और इन दोनों के जुड़ने से A और B के बीच में बॉन्ड बना और बॉन्ड बनते ही एंजाइम इनको निकाल देगा और फिर से AB के साथ में जुड़ने के लिए तैयार है ये। तो एक सेकंड में कितनी बार ये क्रिया करवाता है वो उसका टर्नओवर हो जाएगा। ये तो लोकेंट की सिद्धांत है। दूसरा इंड्यूस्ड फिट सिद्धांत, यहाँ पर इस एंजाइम में ये एक साइट बनी हुई है, बाकी सारी शर्तें पूरी कर रहा है। ये खास तरह का टेम्परेचर है, खास तरह का pH है, खास तरह के आयंस भी हैं, सारी चीज़ें हैं। ये दो सबस्ट्रेट हैं A और B। इसमें ये A सबस्ट्रेट जब तक इससे नहीं जुड़ेगा तब तक ये साइट नहीं डेवलप होगी। तो A इससे जुड़ा तो ये एक साइट और बन गई, A के जुड़ते ही बन गई है और इसमें ये B आके जुड़ेगा तो ये A B दोनों जुड़ गए। अब बीच में ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये बनाया मैंने, तो जैसे ही A B दोनों जुड़े वैसे ही इस बीच के भाग में फोल्ड होता है, बीच का भाग दब जाता है, जिससे ये दोनों पास पास आ जाते हैं। A और B पास आ गए और पास आते ही इनके बीच में बॉन्ड बना और इनके बीच में बॉन्ड बनते ही इस एंजाइम की स्ट्रक्चर वापस बदलती है, इसको धकेल देता है और वापस इस रूप में आकर यहाँ इस रूप में आ जाएगा और फिर से नया काम शुरू करेगा। तो ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहलाता है। इसमें एक्टिव साइट दूसरी कब डेवलप होगी? जब ये इससे जुड़ेगा, इसकी प्रेरणा से ये साइट डेवलप होगी, ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहलाता है। तो इस प्रकार दोनों ही मॉडल उसमें बेसिक सिद्धांत एक ही है कि प्रोटीन का खास तरह का 3D स्ट्रक्चर, वो खास तरह के साइट्स होती हैं उसकी, तो एक हो सकती है साइट या दो हो सकती हैं या ज़्यादा भी हो सकती हैं। इन साइट्स पर निर्भर करता है, एक्टिव साइट्स पर निर्भर करता है कि वो प्रोटीन किस तरह से काम करेगा, वो एंजाइम का मॉलिक्यूल किस तरह से काम करेगा। तो ये पहले पार्ट का अपने जो प्रोग्राम बनाया था वो पहले पार्ट का यहाँ तक था कि एंजाइम की सामान्य विशेषताएं क्या हैं, उनके कई तरह के टर्म्स हैं और काम किस तरह से करते हैं, ये सामान्य बातें हैं एंजाइम की। तो पहला पार्ट अपन यही पूरा करते हैं और दूसरे पार्ट में अपन पढ़ेंगे आइसो एंजाइम्स को, आइसो एंजाइम। अब चलते चलते एक बात याद दिला दूँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में आइसोएंजाइम्स के टॉपिक में। तब तक के लिए बाय।